आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे एक ऐसे मामले की बात करते हैं जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है। ये एक 100 करोड़ रुपए का इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन है जिसने एक बहुत ही तीखी संवैधानिक और राजनीतिक बहस छेड़ दी है। 100 करोड़ रुपए, ये रकम सुनकर ही अंदाजा लग जाता है कि मामला कितना गंभीर है। ये उस साम्राज्य की अनुमानित संपत्ति है जो उत्तर प्रदेश में जमालुद्दीन, जिन्हें चंगुर बाबा के नाम से भी जाना जाता है, ने कथित तौर पर खड़ा किया है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े नेटवर्क का सबूत है। तो इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हम 4 मुख्य पहलुओं पर गौर करेंगे। पहले मुख्य मामला, फिर इंटेलिजेंस के मुताबिक सॉफ्ट जिहाद की रणनीति, उसके बाद विदेशी फंडिंग का जटिल जाल और अंत में बुलडोजर एक्शन पर हो रही राजनीतिक बहस। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं दी एंकर केस, यानी इस पूरे मामले की जड़ की। हुआ यूं कि जमालुद्दीन को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया और उन पर एक देशव्यापी धर्म परिवर्तन रैकेट चलाने का गंभीर आरोप लगा। आरोप है कि वो कमजोर बैकग्राउंड वाली हिंदू और सिख लड़कियों को टारगेट करके उनकी ट्रैफिकिंग करते थे। अब इस मामले में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की भी एंट्री हो चुकी है, जो उनके साम्राज्य से जुड़ी 40 संस्थाओं और पिछले 10 साल के टैक्स रिटर्न्स की बारीकी से जांच कर रहा है। इसी जांच के दौरान पुणे में उनकी करीब 16 करोड़ रुपए की संपत्ति का भी खुलासा हुआ है। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, सॉफ्ट जिहाद की रणनीति। खुफिया एजेंसियों के इस पर क्या दावे हैं, आइए देखते हैं। टॉप इंटेलिजेंस सोर्सेज ने इस पूरे ऑपरेशन को सॉफ्ट जिहाद का नाम दिया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कोई खुलेआम हिंसा या आतंकवाद नहीं है, बल्कि इसे एक लंबी अवधि का अहिंसक अभियान बताया जा रहा है, जिसका असली मकसद मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक हेरफेर के जरिए डेमोग्राफिक्स यानी जनसांख्यिकी को बदलना है। मतलब हथियारों के बजाय वैचारिक प्रभाव का इस्तेमाल। और स्रोतों की माने तो ये रातों रात शुरू हुआ कोई सिलसिला नहीं है। ये कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित बरेलवी और देवबंदी नेटवर्क्स द्वारा तैयार की गई एक 40 साल पुरानी वैचारिक योजना का हिस्सा है। जरा सोचिए, 4 दशक पुरानी एक सोची समझी प्लानिंग। इस कथित कट्टरपंथ के प्रोसेस को 3 साफ साफ स्टेप्स में बांटा गया है। स्टेप 1, 15 से 24 साल की महत्वाकांक्षी लेकिन लोअर मिडिल क्लास लड़कियों को टारगेट करना। स्टेप 2, उन्हें प्यार, करियर में सपोर्ट और शादी के झूठे वादे करना। और फिर आता है स्टेप 3, उन्हें ग्रूमिंग वीडियो और गज़वाए हिंद जैसे वैचारिक ग्रंथों के जरिए कट्टरपंथी बनाना। इंटेलिजेंस के मुताबिक इन वीडियो में अक्सर अनवर अल अवलाकी और जाकिर नाइक जैसे चेहरों के लेक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस काम के लिए रोजमर्रा के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को हथियार बनाया जा रहा है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सिग्नल और यहाँ तक कि टिंडर जैसे डेटिंग ऐप्स। ये दिखाता है कि ये नेटवर्क मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कितना ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सब फाइनेंस कैसे होता है? चलिए तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और इस विदेशी फंडिंग के जाल को ट्रैक करते हैं। फाइनेंशियल ट्रैकिंग से एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आया है। जब भी देश में कोई बड़ी घरेलू घटना घटी, इस नेटवर्क की फंडिंग में अचानक भारी उछाल देखा गया, जैसे 2020 के अयोध्या भूमि पूजन के वक्त और फिर उसके बाद कर्नाटक हिजाब विवाद के दौरान। इन पैसों का ट्रांसफर अपने एकदम चरम पर था। और ये पैसा आता कैसे है? इसका जाल बहुत ही उलझा हुआ है। ज़कात का पैसा, फर्जी मदरसों और एनजीओ ट्रस्ट की चेन, कोऑपरेटिव बैंक्स, आम यूपीआई डोनेशंस और क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स तक का इस्तेमाल हो रहा है। इसके साथ ही नेपाल, बांग्लादेश और दुबई के रास्ते हवाला नेटवर्क के जरिए भी पैसा घुमाया जा रहा है, ताकि एजेंसियों के लिए इसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाए। जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जब एजेंसियों ने टेलीग्राम की मेटा डेटा को खंगाला, तो उन्हें जो टाइम जोन पैटर्न्स मिले, वो सीधे यूएई और कतर से जुड़े हुए थे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि डिजिटल सबूत इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि खाड़ी देशों में बैठे विदेशी हैंडलर्स इन ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। अब आते हैं हमारे एक्सप्लेनर के चौथे और शायद सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण करने वाले हिस्से पर, बुलडोजर राजनीति पर हो रही बहस। गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और बलरामपुर में चंगुर बाबा के 40 कमरों वाले आलीशान महल के कुछ हिस्सों पर बुलडोजर चला दिया। और बस यहीं से एक बड़े राजनीतिक विवाद की शुरुआत हो गई। इस कार्रवाई के बाद 2 बिल्कुल अलग अलग पक्ष सामने आए हैं।
एक तरफ राज्य का तर्क है कि इस तरह के ग्लोबल हवाला नेटवर्क का पूरा खाका तैयार करने और मास्टरमाइंड तक पहुंचने में सालों की मेहनत और कड़ियों को जोड़ना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है कि प्रशासन की नाक के नीचे 8.5 सालों तक ये 40 कमरों का महल बनता कैसे रहा। उनका सीधा आरोप है कि ये ध्वस्तीकरण पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस को दरकिनार करता है। विपक्ष इस बात पर भी जोर देता है कि सुप्रीम कोर्ट के कानून के शासन संबंधी फैसलों के हिसाब से ये कार्रवाई असंवैधानिक है, क्योंकि ये पूरे परिवार को सजा देती है। उनका ये भी आरोप है कि ऐसी बुलडोजर कार्रवाइयां जानबूझकर सिर्फ मुस्लिम समुदाय को निशाना बना रही हैं। और सबसे अहम सवाल वो ये पूछते हैं कि जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने इस अवैध निर्माण को होने दिया, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। इसके जवाब में राज्य सरकार का पक्ष भी बहुत साफ है। उनका कहना है कि ये ढांचा मौजूदा सरकार के सत्ता में आने से बहुत पहले ही बन चुका था। उनका दावा है कि वो सिर्फ अवैध और एक्स्ट्रा निर्माण को ही गिरा रहे हैं, न कि वैध संपत्ति को। राज्य का स्पष्ट मानना है कि क्रिमिनल केस चाहे जो भी हो, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलना ही चाहिए, और चुनिंदा समुदाय को निशाना बनाने के आरोपों को वो ये कहकर खारिज करते हैं कि गैर मुस्लिम अपराधियों के खिलाफ भी ठीक ऐसी ही सख्त कार्रवाई की गई है। ये सारी बहस अंत में हमें एक बहुत ही गंभीर और अनसुलझे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर वाकई में एक दशक के दौरान ऐसा कोई गैर कानूनी साम्राज्य खड़ा किया गया, तो जिन अधिकारियों और प्रशासकों ने इतने सालों तक इस पर आंखें मूंदे रखीं, क्या उन्हें कभी सजा मिलेगी? सिस्टम की वो खामियां या मिलीभगत जिसने इसे मुमकिन बनाया, क्या वो कभी सामने आ पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचना चाहिए।